नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, कहीं ना कहीं आप सभी को पता होगा कि अभी जो हम क्लासेस चल रहा है वह किस चीज का क्लासेस चला रहे हैं। तो याद रखना है आपको, जो कि बिहार स्टेट का एग्जाम आपका मार्च में होने वाला है साथियों, और अब बहुत कम समय धीरे धीरे बच रहा है। ठीक है ना? तो इसको भी ध्यान में रखना है। साथ में हमें यह भी याद रखना है कि आपका अगस्त में जो है आपका शिक्षक भर्ती 3.0 का जो है पेपर होने वाला है। ठीक है, उसके साथ में आपका यूपी में भी शिक्षक भर्ती आने वाले हैं और झारखंड में भी आने वाले हैं। तो साथियों, शिक्षकों के लिए बहुत बेहतर यह वर्ष होने वाला है, ये साल होने वाला है, जहां पे आपको लगातार जो है टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, या फिर हम कह लें जूनियर टीचर हो गए, सभी के लिए जो है लगातार जो है यहाँ पे वैकेंसीज आने वाले हैं। इस कड़ी में हमारा प्रयास है कि आप लोग जो है पढ़ाई से दूर ना हटे और धीरे धीरे छोटा छोटा क्लासेस के माध्यम से आप अपने नॉलेज को जो है गेन करते रहें। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में हम अगर बात कर ले तो आप लोग कहीं ना कहीं थंबनेल देख चुके होंगे कि प्यारे साथी हम जो बात कर रहे हैं आपका संस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं। यह संस्था जो है क्या है, कैसे है, क्या हम कुछ अपने मन से लेकर आ गए हैं? तो बिल्कुल नहीं। आप अगर टीजीटी विद्यार्थी हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है कि आप 9th और 10th के शिक्षक बने, तो आपको भली भांति पता होगा साथियों कि आपके सिलेबस में जो है डायरेक्ट लिखा गया है संस्थाओं के बारे में। ठीक है, तो इसको याद रखना है। हम जो है आपको डायरेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्लास प्रोवाइड करते हैं, इधर उधर का बातें मेरा करना आदत नहीं है। उससे पहले छोटा सा एक बातें करना चाहेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो थोड़ा सा आपको इस चैनल के बारे में जानना चाहिए। ठीक है ना साथियों, याद रखना है, अगर आपको भारत के किसी भी एग्जाम जो कि शिक्षकों से संबंधित है, अगर आप उसका तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों आप इस चैनल को बिल्कुल स्वीकार करें। इस चैनल के साथ बिल्कुल जुड़ कर रहे हैं, जहां पे आपको टीजीटी हो गया, आपको पीजीटी हो गया, आपका साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, डी ट्रिपल एस बी हो गया, जो कि वैकेंसी इसका आ चुका है साथियों, जल्दी इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, कॉलेज लेक्चरर हो गया, स्कूल लेक्चरर हो गया, यूजीसी नेट जीआरएफ हो गया, एस्टेट हो गया, चाहे किसी भी राज्य से आप एस्टेट दे रहे हैं, बिहार हो गया, यूपी हो गया, किसी भी राज्य से, ईएमआरएस हो गया, एस्टेट हो गया, जेटेट हो गया, कोई भी एग्जाम जो कि शिक्षकों से संबंधित है, हम बार बार बोल रहे हैं, वो सारे एग्जामों को साथियों यहाँ पे निःशुल्क और विस्तार से सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा करवाया जाता है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि साथी आप इस चैनल पे अगर नया है तो आप इस चैनल से जुड़ कर रहें। साथ में आपके छोटे भाई बहन, फ्रेंड सर्कल कोई भी है जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप भी उनको बता सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। और साथियों, आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इस चैनल पे जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है, थोड़ा सा उनके बारे में भी तो जान लेना चाहिए। आपका यह मौलिक अधिकार है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, मेरे बारे में यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि मेरे जो क्वालिफिकेशन है क्या है, क्या मेरा एजुकेशन है, क्या अभी तक मेरा जो है कहाँ कहाँ पे हम जो है अपना योग्यता दे चुके हैं, कितने वर्षों का जो है अनुभव है, ये सारे छोटे मोटे बात जो कि एक शिक्षक को बताना भी चाहिए, एक विद्यार्थी को जानना भी चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि संस्थाओं का कामकाज। ठीक है, जो कि लेक्चर नंबर 1 हम कल अपलोड कर दिए हैं। कल आप लोग देखे होंगे शायद, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जो देखे हैं, प्लीज आप लोग उसको देखिएगा, तभी आज का सेशन समझ में आएगा। देखिए, संस्थाओं का काम क्या होता है, हम शुरुआत में ही बात किए हैं, जब भारतीय संविधान की बात किए, संविधान कैसे बना, संविधान क्यों आया, कैसे संविधान का उत्पत्ति हुआ, क्या इसमें वाद विवाद हुआ, उठापटक हुए, तरह तरह की छोटे मोटे बातें। अब जब कानून आ गया है तो सरकार भी आ गए हैं, तो साथ में कोई संस्था भी तो होना चाहिए जो कि सरकार के उस कार्य को, सरकार की उस योजना को जनता तक पहुंचा दे। तो इसी कड़ी में हम बात कर रहे थे संस्थाओं के बारे में, जो कि बहुत सारे संस्थाओं का कल हम आपको जिक्र किए थे। ठीक है ना, इस संस्थाओं में जो है हम आपको छोटा सा यहाँ पे परिचय देना चाहेंगे। ऑलरेडी कल दे चुके हैं, लेकिन एक थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिकॉल करेंगे, जो कि आपको थोड़ा सा कल का पढ़ाई जो है याद आएगा। हम आपको बताए थे कि लोकतंत्र जो देश है, जो भी देश हो लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला, उन जहाँ पे
संस्थाओं का होना जरूरी है। संस्थाओं का कार्य क्या होता है? तो संस्था जो है वह शासक के जो कार्य है, शासक की जो योजना है वो जनता तक पहुंचाती है, या फिर कह ले हम कोई संस्था ऐसी भी है जो कि शासक के जो गलत नीति है उसको जनता तक पहुंचाती है। तो शासक जो है इसको निरंकुश होने से कहीं ना कहीं ये संस्थाएं जो है रोकती भी है। तो इसलिए संस्था जो है एक लोकतांत्रिक देश में महत्वपूर्ण है, जो कि हम ऑलरेडी ये बातें आपको बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चुनाव जो आपका प्रमुख नीतिगत फैसले थे कुछ ऐसे जो है इस सब हम बात किए थे, जो कि आपको मंडल आयोग के बारे में पूरा डिटेल में बात किए थे, ये क्या है, कैसे हुआ था, वगैरह वगैरह जो भी कुछ था। चलिए यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं संसद के बारे में। सारा कुछ बात कर चुके हैं, न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और आपका विधायिका क्या है। आज डिटेल में हम संसद में बात करेंगे, संसद के कितने अंग होते हैं, कैसे संसद कार्य करती है, वगैरह वगैरह जो कुछ भी आपका आज के समय में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भारतीय संसद से, ये सारा आज आपका क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़े। बता दें यह आपको कहाँ पे काम आएगा, ये चैप्टर कहाँ पे आएगा, आज का लेक्चर आपको काम। तो पहले तो आपका वो विद्यार्थी जो कि टीजीटी या फिर पीजीटी में जिनका पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी में आपका पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी में आपका जो है सामाजिक विज्ञान है, तो आप इस टॉपिक को अवश्य देखें। साथ में आपको जो कि पता होगा कि यूपी में आप शिक्षक बनना चाहें या फिर बिहार में, ठीक है ना, जीएस दोनों में पूछे जाते हैं, जीएस जो है दोनों में पूछे जाते हैं। तो जीएस में जो आपका राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी है, यहाँ पे भी आपको संसद से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान सुनिएगा। चलिए ये क्लास टीजीटी पीजीटी सबके लिए है। देखिएगा, कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में आपको क्या, आपको संसद की भूमिका याद है? कल हम आपको कार्यालय ज्ञापन की जो है चर्चा किए थे, इसमें बताया था ना, कार्यालय ज्ञापन जो है यह क्या किया था, एक नोटिस निकालता है कार्यालय ज्ञापन के नाम से। कब निकला था? 13 अगस्त वर्ष 1990 को। आपको याद होना चाहिए ये बातें, ठीक है। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो कार्यालय ज्ञापन के नाम से जानते हैं, और इसे ही हम मंडल आयोग कहते हैं। यह मंडल आयोग जो है वर्षों से चले आ रहे हैं वाद विवाद, वर्षों से चले आ रहे हैं वाद विवाद के बाद जो है यह जो है सिफारिश जारी किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा किया जाता है। संसद के कितने अंग? तो संसद के दो अंग, ठीक है। एक कौन सा? तो एक लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा। ये सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। आगे बढ़े। चलिए यहाँ देखिएगा, थोड़ा कलर चेंज करने दीजिए मुझे, एक सेकेंड। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक मिनट रुकिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान देंगे। कहता है मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई, हुई थी ना आपको, वर्ष 1990 में जो हम मंडल आयोग पढ़ रहे थे इसके बारे में बात किए थे। भारत के राष्ट्रपति के इतिहास, इसका जो है इसका जिक्र जो है किया गया था। प्रधानमंत्री जो है इसके बारे में भी बातें किए थे कि जो राष्ट्रपति है ये क्या है, तो सिर्फ एक नाम मात्र के राष्ट्रपति हैं, चेहरा दिखाने के लिए राष्ट्रपति हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, लेकिन जो वास्तविक जो कार्य करने वाले हैं वो कौन है? तो प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा सरकार की राय प्रभावित हुई थी। इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव भी पड़ा था। ये सारे बात हम आपको सारा कल के क्लास में बताए हुए हैं कि जब मंडल आयोग आया था तो जो अति पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनको 27% जो है आरक्षण की बात की गई थी। किस आधार पर आरक्षण मिला था? तो सामाजिक मिला था और आपको शैक्षणिक स्तर पर मिला था, जिसमें बहुत सारे आपको ऐसे भी लोग थे, अलग अलग संस्थाएं थे जो कि इस आयोग का कहीं ना कहीं इस सिफारिश का आलोचना कर रहा था। वो लोग उन लोग का कहना था कि अगर ये प्रावधान आता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि वह जरूरत उनको नहीं होगा फिर भी उनको लाभ मिलेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर ऐसा चीज आता है तो देश में जो है आपको जातिवाद फैलेगा, आपको जो है उन लोगों में जो है भेदभाव की दृष्टि होगा। ऐसे बातें जो है बहुत सारे हम कल के सेशन में किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। ये सारा बात जो है हम कल बताए हुए हैं, बस अभी रिकॉल कर रहे हैं छोटा सा। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमें संसद की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, ठीक है ना। संसद जो है इसकी आवश्यकता हमारे लिए क्यों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर आपसे हो सके तो यहाँ पे अंडरलाइन करते चलिएगा। हम डेली बोलते हैं कि जब भी आप मेरा क्लास देखें तो एक कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक है ना।
क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो टारगेट है, ये नहीं कि हम टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर कोई भी एग्जाम, हम जो पढ़ाते हैं फुल डिटेल में पढ़ाते हैं, क्योंकि हमने जो है ऑलरेडी सिविल सर्विस के स्टूडेंट रह चुके हैं और सिविल सर्विस के स्टूडेंट को गाइड भी करते हैं, तो मेरा डिटेल में बात करने का आदत है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत मजा आएगा। चलिए, क्योंकि आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम देके बस आपको यह विषय पढ़ना नहीं है। अगर आप इस विषय के शिक्षक बनने वाले हैं तो 100% आपको विद्यालय में फिर ये चीज पढ़ाना है, तो बेहतर जानकारी होना चाहिए जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। बिल्कुल करती है, सही बात है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधि की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है कि जो संसद है, भारत में संसद कहते हैं। अब आपसे पूछ देगा कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस, ध्यान सुनिएगा, कांग्रेस किसको कहते हैं? गुरु जी, कांग्रेस जो है यह आपको अमेरिका का संसद है। कहाँ का संसद है? तो अमेरिका का संसद है। ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का भी संसद का अलग नाम है। ठीक है, ये सब हम जब आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी उतना जो है आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। ठीक है, राज्य स्तर पर अगर हम बात करें तो इसकी विधानसभा कहते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा का जो चुनाव है यह आपको 2024 में ही होने वाला है, आपको पता ही होना चाहिए। और यह लोकसभा जो होता है ये केंद्र में होता है। ठीक है, और विधानसभा जो होता है यह राज्य स्तर पर होता है। जैसे हम बिहार की विधानसभा की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, यूपी की बात कर ले, आपको पता ही होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव कब है, तो 25 में है। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को याद रखना है हमें। अलग अलग देशों में इसके नाम भी अलग अलग होते हैं, जो कि अभी हम बताए हैं। अमेरिका में इसको कांग्रेस के नाम से जानते हैं, आपको फिर आपका इंग्लैंड में जो हो गया आपको इसको सीनेट के नाम से जानते हैं। बहुत सारे अलग अलग देश में जो है इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। न्यूजीलैंड में इसको कुछ और नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आपको संसद के बारे में याद रखना है। यह जनता की ओर से कई तरह के राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है, ये आपको जरूर याद रखना है। ये जनता के ओर से क्या करती है, तो कई ऐसे राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है, जो कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक बात यहाँ पे हम थोड़ा बात करना चाहेंगे आपके सामने, वो क्या, समझिएगा थोड़ा, ये इसको साफ करने दीजिएगा। एकदम डिटेल में चल रहे हैं साथियों, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि बस क्लास को ध्यान में सुनिएगा। ठीक है ना, बहुत डिटेल में चल रहे हैं। जो भी अगर आप अभी तक जो है पॉलिटी नहीं पढ़े हैं तो टेंशन नहीं लेना है, आपको सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में हम करवा रहे हैं, एक एक चीज। बस यहाँ से ध्यान सुनिएगा, और आप लोग से विनती है कि आप इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना, चलिए, कहता क्या है यहाँ सुनिएगा। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा जो अधिकार हो है या किसको है, संसद को है। अब कहिएगा गुरु जी, संसद को क्यों है, क्यों संसद को है, हमारा अधिकार हम क्यों नहीं बना सकते हैं? तो इतना बड़ा जनता है, इतना ज्यादा लोग हैं, तो यह आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर हर व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आंदोलन हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा साथियों, आगजनी मतलब हंगामा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि पूरे पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी प्रांत हैं, उन प्रांतों से चुने हुए व्यक्ति आते हैं। ठीक है, जिसको हम संसद कहते हैं, जिसको हम सांसद कहते हैं, और यह संसद में बैठते हैं, अपने अपने राज्य के, अपने अपने गांव के बारे में जो है अपने समस्याओं को यह जानते हैं, वहां पे रखते हैं सभी लोग। और जितना जिसका प्रभावित होता है उस आधार पर साथियों किसी भी विधि को कानून का रूप दिया जाता है। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। सारे सांसद जो है मिलकर यह विचार करते हैं कि कौन सा बात सही है, कौन सा बात जो है जनता के लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा बात है जो कि जनता को लाभ पहुंचा सकती है। ठीक है ना, उस पर मोहर लगाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम जो है इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को हम विधायिका कहते हैं। कल ही हम आपको बताए ना कि आप कल कल हम आपको बताए लोकतंत्र के कितने अंग, 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है, तो विधि बनाना है। न्यायपालिका काम न्याय करना है, और कार्यपालिका का काम क्या है, तो कार्य करना है। ठीक है, चलिए, दुनिया भर की सांसद नए कानून बना सकती है, मौजूद कानून में संशोधन भी कर सकती है, मौजूद कानून को खत्म
कर उसकी जगह नए कानून भी बना सकती है। जैसे आप देखें 370 में संशोधन किया गया कि नहीं किया गया है ना। जैसे आप देखें कि जो धारा है सीआरपीसी धारा है, धारा ये अलग अलग प्रकार की धारा होती है, जैसे कि चोरी के लिए हो गया, आपको आपके अधिकारों के लिए हो गया। अगर आपको पुलिस एफआईआर करती है तो आप क्या करेंगे, जैसे अगर आपको पुलिस पकड़ कर ले जाए, मतलब छोटा मोटा बहुत सारे धारा है, ठीक है, जिसको हम सीआरपीसी कहते हैं। तो ये सीआरपीसी में भी जो है अभी हाल ही में 2 महीना पहले बदलाव किए गए हैं। तो ये सब जो छोटे मोटे संशोधन होते रहते हैं संसद के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के बारे में बहुत सारा बदलाव हुआ है इस बार, ठीक है। चलिए, दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वाले को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। संसद का काम क्या है, तो संसद जो है सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करती है, ठीक है, कुछ अधिकारों का प्रयोग करते हैं। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जाता है। ये भी आपको याद रखना। जैसे बहुत लोग हम गांव में सुनते हैं कि लोग सोचते हैं कि सरकार के पास पैसा है। भाई सरकार के पास पैसा कहाँ है, हमारा पैसा आपका पैसा उसी का पैसा जो है सरकार के पास है। और ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा है तो सरकार जो है वो अपना बैंक बैलेंस बनाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ बनाता है, ये बात भी सही है, लेकिन इतना नहीं सही है कि जो है वो अताह कर सकती है, ठीक है। जैसे मान कर चलिए, आप अपने पिताजी से, आप अपने पेरेंट्स से, आपको खर्च है 5 रुपया, तो आप मांग लिए 10 रुपया, ठीक है ना। तो आपके पिताजी पूछते हैं कि जैसे बाइक बनाना है तो बाइक बनाने में कितना खर्च होगा। अगर आपके पिताजी को पता है कि 5,000 होगा तो 5,000 दे देंगे। अगर आप उनको लगता है कि 5,000 इसमें नहीं लगेगा, 2,000 में काम निकल जाएगा, तो आपको 2,000 देंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना साथियों कि जब हमारे देश में बजट पेश होते हैं ना, बजट याद रखिएगा, बजट जब पेश होते हैं तो उसी समय सरकार को पूरे वर्ष का आंकड़ा पेश करना होता है। साथ में उसको नए मॉडल के बारे में भी बताना होता है संसद में, जब बहस चलते रहते हैं तो, कि सरकार जो है नए वर्ष में क्या क्या योजना बना रही है, नए वर्ष में क्या क्या लाना चाह रही है, और उसमें कितने पैसे खर्च होंगे। फिर उसमें वाद विवाद होता है, सारे सांसद वहां पे बैठे हुए रहते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों। फिर वो लोग डिसीजन लेते हैं कि क्या यही चीज सही होगा हमारे देश के लिए, क्या ये हमारी जनता के लिए सही होगा, क्या सरकार को इस पर पैसा खर्च करना चाहिए या फिर नहीं। फिर उसको दिया जाता है। याद रखेंगे, ऐसा नहीं है कि सरकार जब चाहे जितना चाहे पैसा किसी भी योजना में लगा दे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जो कि जितना जो है आपको गांव में आपको हो गया, आपको जो है अपने नॉर्मल जीवन में जो सरकार के बारे में बातें की जाती है, वास्तविक में वैसा भी सरकार नहीं है। जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं तब हमें ये जानकारी पता चलता है कि सरकार जो है इसके लिए भी एक नियम है, कानून है, जो कि आम जनता से कई ज्यादा अधिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सार्वजनिक मामलों और किसी भी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए जो है संसद ही सर्वोच्च संघ है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। जो हम प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं, तो वो हमारे लिए राष्ट्रीय नीति की बात करते हैं। राष्ट्रीय नीति अर्थात कोई ऐसा नीति जो राष्ट्र का निर्माण करे, राष्ट्र के लिए विकास की बात करे, राष्ट्र का मॉडल निर्धारित करे। साथ में आपको ये बातें भी याद रखना है कि जो ये संसद है ये हमारे सुरक्षा की बात करती है, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसके अंदर जो फॉरेन पॉलिसी है, इन सभी चीजों पे भी चर्चा परिचर्चा करती है कि हमारे देश की जनता का विकास कैसे हो, क्या नए नए उद्योग लगाया जाए, क्या नया नया टेक्नोलॉजी लाया जाए। इसलिए सर्वोच्च जो है अपना संघ वो कौन सा है, तो साथियों संसद है, याद रखना है। संसद महत्वपूर्ण अंग है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है, इसलिए संसद को ये अधिकार है, ठीक है। आप हाल ही में पढ़े होंगे कि आप जो बीजेपी सरकार है, हाल ही में हम करेंट अफेयर बता रहे हैं आपको, जो कि आपका अभी शीतकालीन सत्र चल रहा था। और इस शीतकालीन सत्र के अंतर्गत क्या हो रहा था साथियों, तो लगभग जो है 78, शायद मेरे मुझे याद नहीं है 78 की कितना जो है सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, सांसद जो है उस पर बयान मांग रहे हैं, सांसद सरकार से सूचना मांग रही है कि आपने जो है कहाँ कहाँ क्या क्या किया, क्या मतलब। तो सरकार जो है इस पर बचना चाह रही है, या फिर सरकार को लग रहा है ऐसा कि उसको जवाब देना उचित नहीं है, तो उसको निलंबित कर दिया गया है। इस प्रकार की बातों को आपको याद रखना चाहिए जब हम
भारतीय राज्य व्यवस्था को डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब वहां पे सारे चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अभी बस हम लोग जो है जूनियर लेवल के आपको बुक को पढ़ रहे हैं, तो उसी लेवल को चीजों को समझिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, नहीं तो आप लोग को टेंशन हो जाएगा, आप लोग क्लास छोड़ के भाग जाइएगा। संसद के अब दो सदन है, देखिएगा हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। दो सदन कौन है तो प्यारे साथी, एक आपका लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा। लोकसभा उसको कहते हैं जो कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर व्यक्ति जाते हैं, उसको हम लोकसभा कहते हैं। और राज्यसभा उसे कहेंगे जो कि जनता जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है ना। कौन करती है तो जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, यही प्रतिनिधि जो है चुनाव करते हैं उन लोगों का जो कि राज्यसभा में बैठा करते हैं। तो ये सारे बात आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि अब यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो खास नहीं है जो कि हम बता ही चुके हैं। देखिएगा, आधुनिक लोकतंत्र में, आधुनिक लोकतंत्रों में संसद जो है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लिहाजा अधिकांश बड़े देश ने संसद की भूमिका और अधिकारों को दो हिस्सों में बांटा है। इन्हें चेंबर या फिर सदन कहते हैं। चेंबर अलग देश में कहते हैं, अपने देश में तो सदन ही कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। पहले सदन के सदस्य आमतौर पर सीधे जनता चुना करते थे और जनता की ओर से असली अधिकार का प्रयोग होता था। दूसरे सदन में हम अगर बात कर ले तो यह जो है आपको सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष, क्या है, अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। हम आपको बताए ना कि लोकसभा जो है या प्रत्यक्ष जनता जो है चुनाव करती है, जैसे हम हो गए, आप हो गए, हम लोग वोट देते हैं, तो हम लोग सिलेक्शन करते हैं कि कौन व्यक्ति सही है कौन नहीं। लेकिन जो राज्यसभा है, यह जो है आपको क्या होता है साथियों, तो यह जो होता है आपको चुनाव इसका नहीं होता है, इसका प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष होता है। और याद रखना है इसमें जो है आपको 12 जो है ऐसे सदस्य होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सब जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे ना तब हम बात करेंगे, अभी बस याद रखेंगे। चलिए, दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना है, ये सब आपको याद रखना है। रा, राज्यसभा का ये सब कार्य है। हमारे देश में संसद के दो सदन है, दोनों सदनों में एक एक जो राज्यसभा होती है जिसकी काउंसिलिंग ऑफ स्टेट के, और दूसरे जो है लोकसभा जी को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का जो राष्ट्रपति है यह संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों से दोनों में से किसी भी संसद का सदस्य नहीं होता है। बस क्या होता है, साइलेंट होते हैं। क्या होते हैं, साइलेंट मोड में, अगर हम कह लें तो ये साइलेंट मोड में होते हैं। कौन तो राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़े। इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि कोई भी अगर विधि बन रहा है, ठीक है, कोई विधि अगर बन रहा है तो इस विधि पर जो है आपको लोकसभा जो है हस्ताक्षर कर दिया, राज्यसभा भी हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन उसके बाद भी वह विधि विधि नहीं, विधि कानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ये बात ही आपको याद रखना है। और जैसे ही राष्ट्रपति अगर उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो यकीन मानिए साथी, यह जो विधि है अब हमारे देश का कानून का रूप ले लेती है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे ना, सब आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है ये सब कार्य करते हैं, ठीक है, सब कुछ बताएंगे। बस आप लोग इस चैनल से जुड़ कर रहिए, धैर्य बनाए रखिए, एक एक चीज यहाँ पे पुर्जा पुर्जा आपको सब क्लियर मिलेगा। आपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा होगा, शायद आपने पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में क्या है, यहाँ देखते हैं। अब संसद के दोनों सदनों के गठन के प्रमुख अंतर याद करें। इन मामलों में लोकसभा राज्यसभा से अलग जो है जवाब दीजिए, कैसे है अलग दिखेगा। कुछ सदस्यों की संख्या कितनी होती है, सदस्यों की कौन चुनाव करता है, उसका कार्यालय कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, उसका सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या फिर वह अस्थायी है। ये आपके लिए क्वेश्चन है साथियों, होमवर्क मान लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आपको बताना चाहिए कि चारों का उत्तर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, जरूर बताएंगे। हमें पता चलना चाहिए कि हमारे जो विद्यार्थी है, हमारे जो साथी हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना जो है अपने लक्ष्य के लिए ईमानदार है। चलिए एक एक करके बात करेंगे। अब हम लोकसभा बनाम राज्यसभा के बारे में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना सुंदर से आपके लिए यहाँ जो कंटेंट है लेकर आए हैं, लोकसभा वर्सेस राज्यसभा।
कभी कभी जो है लोकसभा और राज्यसभा में विवाद भी बढ़ जाते हैं, देखने को आपको मिलता होगा। जब आप लोग न्यूज जो है करंट अफेयर या फिर न्यूज से जो है आप लोग हमेशा जो है जुड़े हुए रहते होंगे ना, तो 100% आपको ये चीज मिलता होगा न्यूज कि कोई ऐसा विधि आया जो कि राज्यसभा नहीं स्वीकार कर रहा है, कोई ऐसा विधि आया है जो कि लोकसभा जो है स्वीकार कर लिया, लेकिन राज्यसभा भी इसमें बहस चल रहा है। तरह तरह की बातें देखिएगा। दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है? 100% दोनों सदनों में से अधिक जो प्रभावशाली है यह आपका लोकसभा होता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ देखिएगा। राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को कभी कभी लोअर हाउस कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। राज्यसभा को कभी क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछ लेगा आपसे, अपर हाउस, ठीक है। अपर हाउस जो है यह आपको राज्यसभा को कहेंगे और लोअर हाउस जो है यह आपको लोकसभा को कहेंगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली होता है, बिल्कुल नहीं। हम आपको बताए ना, लोकसभा जो है यह ज्यादा प्रभावशाली है, ना कि राज्यसभा, ये बात याद रखना है। ठीक है, चलिए। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना। हमारे भारतीय संविधान की अगर बात कर ले तो यहाँ पे राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मामलों जो है आपको मसले जो है ये सर्वोच्च अधिकार जो है लोकसभा के पास ही है। ठीक है, पहला पॉइंट। चलिए एक एक पॉइंट करके हम बात करेंगे अब यहाँ पे। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदन के बीच कोई मतभेद होता है तो अंतिम फैसला कौन करेगा? तो संयुक्त अधिवेशन में किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जैसे मानकर चलिए कोई विधि बनाया गया है, लोकसभा के द्वारा कोई कानून पारित किया जा रहा है, परंतु वह जो कानून है, वह जो विधि है, राज्यसभा के जो सदन है उनको पसंद नहीं आया। ठीक है ना? तो क्या होगा ऐसे परिस्थिति में? क्या होगा? तो साथियों ऐसे परिस्थिति में जो है संयुक्त अधिवेशन या फिर हम कह लें संयुक्त बैठक की जो है व्यवस्था की जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं। और इस बैठक में जो है फिर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, अगर इसका भी निर्णय नहीं हो पाया तब क्या करेंगे गुरुजी? तब याद रखना है, लोकसभा जो है इसके बिना परमिशन के ही इस विधि को पारित कर देती है। ये भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा है इससे ज्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि लोकसभा जो है बहुमत पारित किया हुआ है। बहुमत में जो सरकार है वही लोकसभा में हुआ करती है, इसलिए लोकसभा जब से शक्तिशाली है। ठीक है, यह जो संयुक्त अधिवेशन है ये आपको याद रखना है, इसका जो अध्यक्षता करते हैं कौन करते हैं गुरुजी? तो यह जो है आपको लोकसभा के अध्यक्ष जो है यही इसके जो है अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन के। इन दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है, इसलिए इसका जो है संयुक्त अधिवेशन किया जाता है। आगे चले और बातों को करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है अपने लिए, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकार जो है प्रयोग करती है। ठीक है, लोकसभा में सरकार का बजट या फिर पैसे से संबंधित कोई भी कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उस पर खारिज नहीं कर सकती है। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिन का समय लेगी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सब बातें जो है आपको बहुत डिटेल में बता रहे हैं और यही सब जो है क्वेश्चन आपको जीएस में पूछेगा। ठीक है ना, जीएस में आपसे यही सब क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा अगर किसी विधायिका को पारित कर रही है और राज्यसभा उस पर स्वीकार नहीं कर रहा है तो लोकसभा कितने दिनों में उसे अपना जो है हस्ताक्षर जो है वापस ले सकती है? तो 14 दिनों में। अगर 14 दिन के अंदर जो है राज्यसभा इस पर जवाब नहीं देगा तो अपने आप जो है इस विधि को लोकसभा के द्वारा यह समझा जाएगा कि यह जो है स्वीकार हो गया है, यह जो है पारित हो गया है। इसलिए 14 दिन के अंदर में राज्यसभा को एनी हाउ जवाब देना होता है। ठीक है, उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। लोकसभा का अधिकार है कि वह उस पर सुझाव माने अथवा या ना माने। ठीक है, 14 दिन के अंदर जो है राज्यसभा का यह आपका काम है कि कोई अगर राज्यसभा जो है लोकसभा जो है अगर कोई विधि बना रहा है तो राज्यसभा के जो सदन है सदस्य हैं इस पर या तो एक्सेप्ट कर ले या फिर वह बता सकते हैं कि इसमें बदलाव किया जा सकता है, इसमें यह बदलाव कीजिए। ठीक है, तो इस पे बदलाव किया जा सकता है। मानना ना मानना ये लोकसभा के
जो सदस्य है उस पर डिपेंड करता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल है, ठीक है ना। तो इसलिए तो हम आपको बताए ना, अभी शुरू में ही बताए ना कि लोकसभा जो है यह राज्यसभा से शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि जो लोकसभा में है कौन है, तो वह जो है प्रधानमंत्री है। अब प्रधानमंत्री कैसे बनता है कोई, जब उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, ठीक है। तो अर्थात इसको याद रखना है कि लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे अधिकतर जो है इसी के सदस्य होंगे। अगर आधे से भी अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्री जो है मंत्रियों को पद छोड़ना होगा, ठीक है। ये इसको क्या कहा जाता है, तो इसको अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। मानकर चलिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बोल रहे हैं, मानकर चलिए आपको लोकसभा में जो है आपको 200 जो है आपको सदस्य है, ठीक है, लोकसभा में, जिसमें से आपको आधा से ज्यादा 50% भी अगर कह दे, मान के चलिए 100 कह दे, 110 कह दिया, कोई ऐसा कह दिया कि जो ये सरकार है ये सरकार सही काम नहीं कर रही है, ये सरकार के काम से हम संतुष्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। और फिर जो अभी जो वर्तमान में सरकार है ये सरकार क्या होगा, गिर जाएगा। साथियों याद रखना है, फिर अपने देश में क्या लग जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएंगे, ठीक है। ये सारी बात हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है, सब कुछ बताएंगे, एक एक बोले तो एक एक बिंदु बताएंगे। बस अभी हम लोग को ये चीजें समझते चलना है। राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका क्या है, क्या आपको उस सरकारी आदेश की कहानी जो है याद है जिसे हम उसमें अध्याय की शुरुआत की थे, आपको बताया था ना, कार्यालय विज्ञापन के बारे में बताया था ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर कर रहा था जिसे किसी और ने किसी किसी किया था, ठीक है। हमने यह फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी थी, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वह जो है फैसला नहीं हो पाता, ठीक है ना। हम बार बार आपको यही तो बता रहे हैं ना कि लोकसभा का जब तक समर्थन नहीं होगा, जब तक जो है प्रधानमंत्री कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री हो या फिर आपको राज्य में कह लें मुख्यमंत्री हो, ये तभी तक है शक्तिशाली जब उनके जो परिषद है, उनके जो मंत्रीगण है उनके साथ हैं। जब भी ये लोग उलट पलट करेंगे तो यह सारा सदस्य जो है विखंडन हो जाएगा, यह जो सदन है विखंडन हो जाएगा, यह जो सरकार है इसका विखंडन हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। कई बार आप लोग देखेंगे कि दल बदल कानून आपको पढ़ाएंगे, जब आप पीजीटी वाले जो अगर पॉलिटिकल साइंस के कोई विद्यार्थी होंगे तो उनको दल बदल कानून पढ़ना होता है। ये दल बदल कानून वही होता है साथियों कि अधिक से जो लोग हैं किसी दूसरे पार्टी में अगर चले जाते हैं तो वो जो पार्टी है जो बहुमत है में है, जो सरकार है उसका कम हो जाता है और उसकी सरकार गिर जाती है, ठीक है। ऐसी स्थिति जो है बहुत बार देखने को मिला है। अभी फिलहाल साल भर पहले ही आपको राजस्थान में बार बार देखने को मिल रहा था, तो ये सब बातें आपको याद रखना है। इस अर्थ में वे सिर्फ सरकार की मर्जी को लागू कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह की किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हम ऐसे अधिकार मिलते हैं जो कि रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकार का इस रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताया जा रहा है, थोड़ा यहाँ से आप लोग को समझना चाहिए। देखिए, आप टीजीटी के जब विद्यार्थी बनने वाले हैं, आप सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी बनने वाले हैं साथियों, थोड़ा सा आप सभी विद्यार्थियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। देखिए, जो छोटे बच्चे हैं, क्लास 9th 10th हो गया, 11th 12th हो गया, या फिर हम कह लें आपको 1 to 5 में तो अभी अबोध बच्चे हैं, उनको तो समझ ही नहीं होता, लेकिन 9th 10th हो गया, 11th 12th हो गया, यहाँ पे वेस्टेड होते हैं बच्चों का जो कि सही डिसीजन कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी विद्यार्थियों से ये रिक्वेस्ट भी होगा अपना कि जो सामाजिक विज्ञान का जो स्तर है स्कूल में खास करके, वो बहुत एकदम गिरता जा रहा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, इस विषय को भली भांति हम लोग समझ पा रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। अगर इसे अच्छी तरह से एक विद्यार्थी को पढ़ाया जाए एक बेहतर शिक्षक के द्वारा, तो 100% इन विषय से विद्यार्थियों को भी प्यार होगा और वो भी इस विषय को आगे पहुंचाएंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो विद्यार्थी हैं जो कि शिक्षक एक बनना चाहते हैं, बनने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का,
तो आप सबसे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट भी होगा कि आप जिस विद्यालय में जाएं सिलेक्शन लेकर, आप वहां पे सामाजिक विज्ञान का जो है एक बेहतर लोगों में समझ पैदा करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। इसलिए हम बार बार आपको लगातार जो है इतना डिटेल में चीजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है कार्यपालिका का रूप जाना जाता है, ठीक है ना। कार्यपालिका हम किसको कहते हैं, अभी शुरू में हम क्या पढ़े, विधायिका जो विधि बना रहा था उसके बारे में हम उतना देर पढ़े कि विधि कैसे बनता है, वो लोकसभा राज्यसभा में लागू होता है। फिर अब विधि जब बन गया तो यह कार्यपालिका जो है इसको पूरा करेगी, ठीक है। हम कल के सेशन में भी बताएं, आज के सेशन में फिर से बताते हैं कार्यपालिका कौन है। तो कार्यपालिका साथियों प्रधानमंत्री से लेकर आपका एक नॉर्मल जो सरकारी गवर्नमेंट जो जॉब करने वाला एक कर्मचारी है, वो सारे क्या है, तो कार्यपालिका है, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि क्या एक शिक्षक कार्यपालिका है या फिर नहीं, हाँ या नहीं, आप कहेंगे गुरुजी कार्यपालिका है। आप टीचर बनने वाले हैं तो यकीन मानिए आप गर्व कीजिए कि आप भी एक जो है देश के महत्वपूर्ण अंग है, और आप भी जो है इस लोकतंत्र के दूसरा अंग है जो कि कार्यपालिका है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, देखिए विधि जो है ये कौन बना रहा है, विधायिका बना रहा है, ठीक है। इस विधि में आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग कानून बनते हैं। जैसे हम अगर बात कर ले तो आपको पता होगा नई शिक्षा नीति जो 2020 में बना है, ये भी आपको पता होगा। जब आप शिक्षक बन के विद्यालय में जाएंगे तो इसी नए शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है जो भी बातें हैं वही आप विद्यार्थियों को भी बताएंगे, वही विद्यार्थियों को आप पाठ्यक्रम भी बताएंगे, ठीक है। तो आप क्या हो गए, इस विधि बनाने वाले के जो है कार्य को आप पूरा कर रहे हैं और आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आप क्या हो गए, आप कार्यपालिका हो गए। क्लियर है, ये बातें आपको याद रखना है। उसी तरह से एक प्रधानमंत्री जो है ये कौन है, तो प्रधानमंत्री जो है यह विधि बनने के बाद जो है प्रधानमंत्री उस कार्य को जनता तक पहुंचा रही है, तो वो क्या है, वो भी कार्यपालिका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह सब हम जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है, ठीक है ना साथियों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि कार्यपालिका का मतलब सिर्फ सरकार नहीं होती है, कार्यपालिका का मतलब आप भी हैं, ठीक है ना। जितने भी गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग हैं, चाहे हम बड़े अफसर की बात कर ले या फिर छोटे से छोटे कर्मचारी की बात कर ले, सभी लोग यहाँ जो है कार्यपालिका है, और सभी लोगों का एक छोटा सा योगदान है इस देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा बातें करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। चलिए यहाँ थोड़ा आप लोग देखिएगा क्या है। चलिए यहाँ देखिएगा, किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोग को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो कि बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम आपको बताए ना कि हर प्रकार से जो सरकारी कर्मचारी हैं वो क्या है, वो भी कार्यपालिका है, ठीक है। लेकिन एक बात आपसे पूछ देगा, क्या पूछ देगा, देखिएगा जो आपको जो राजनीतिक नेता है, राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, आपको कोई सांसद हो गए, कोई आपका मंत्री हो गया, कोई भी हो गया, तो आपसे पूछ देगा कि क्या यह अस्थायी कार्यपालिका है। और आपसे पूछ देगा कि एक शिक्षक, ठीक है, क्योंकि हम लोग शिक्षकों से संबंधित ही यहाँ पे क्लास कर रहे हैं तो शिक्षक ही बेहतर होगा। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या एक शिक्षक जो है यह अस्थायी कार्यपालिका है या फिर अस्थायी, कहिएगा गुरुजी शिक्षक जो है यह आपका अस्थायी है। क्यों, और राजनीति से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है तो वो क्या है, तो वो अस्थायी है। कैसे समझिएगा यहाँ पे, देखिए अस्थायी का मतलब है कि मान कर चलिए अभी कोई सरकार है, ठीक है, अभी कोई सरकार है तो वो उस कार्य को, उस योजना को जनता तक पहुंचा रही है। लेकिन हो सकता है कि क्षण भर में सरकार बदल जाती है, क्षण भर में जो है आपको राजनीति में उठापटक होती है, तो सरकारें बदलती रहती है, मंत्रियां बदलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं लोग, वो तो नहीं बदलते हैं ना। उनका अगर एक बार गवर्नमेंट जॉब हो गया तो वो लगभग जो है अपने पूरे कार्यकाल को पूरा करके ही हटेंगे, अगर वो भ्रष्टाचार में न पकड़े जाए तो,
ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है कि जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले जितने भी अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ये सभी जो है आपका अस्थाई क्या है, तो अस्थाई आपका कार्यपालिका है, ठीक है। और राजनीतिक पार्टी के जितने भी लोग होते हैं, चाहे हम मंत्री की बात कर ले, सांसद की बात कर ले, प्रधानमंत्री की बात कर ले, कौन है, तो यह अस्थाई आपका कार्यपालिका होते हैं, ठीक है। सब कुछ आपको बता दिए। चलिए, प्रशासनिक सेवक भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये सब आते हैं, ठीक है ना। बोले तो आपको सब के सब लोग आते हैं। लोक सेवा में काम करने वाले लोग को हम सिविल सर्वेंट या फिर नौकरशाह कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ये सारे लोग कौन है, तो ये सारे के सारे लोग आपका कार्यपालिका है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे कि कार्यपालिका भी दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई कौन हो गया, जो भी राजनीति संबंधित है वो अस्थाई हो गया, और जो भी आपका गवर्नमेंट जॉब वाला है वो अस्थाई हो गया, ठीक है ना। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सिविल सर्विस वालों को या फिर नौकरशाह को, तो इसको क्या कहेंगे, इसको अस्थाई नहीं कहेंगे, इसको अस्थाई कहेंगे, ठीक है। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रकाश में उनकी सहायता जो करते हैं। ये क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मामले में राजनीतिक तौर पर गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका के बारे में बता सकते हैं, ये आपको बताना है। इतना जो है हम उम्मीद है कि आप अब बता पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको अब बताना है कि आप कार्यालय और कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या कार्य है, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है, क्या आप देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला दिख, देखिए, कहता है आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका को गैर राजनीतिक कार्यपालिका से ज्यादा अधिकार क्यों होता है, ठीक है ना। गैर जो कार्यपालिका है ये कौन है, गैर कार्यपालिका जो है या आपको जो है राजनीतिक पार्टी है, और जो है कार्यपालिका जो है यह आपको गवर्नमेंट वाले हैं। मंत्री किसी नौकरशाह से ज्यादा प्रभावशाली क्यों होता है, क्योंकि वो मंत्री है। वह कौन है, तो मंत्री है, ठीक है ना। ठीक है, यह मंत्री ही है जो कि क्या कर रहा है, तो एक समय में यह विधि बना रहा है और दूसरे तरफ से आपको क्या कर रहा है, तो इस विधि को कार्य कर रहा है, ठीक है। मंत्री ही है जो कि एक जगह पर वो विधायिका बन गया है और दूसरी जगह पे वो कार्यपालिका बन गया है। जब संसद में बैठ रहा है और किसी कानून पर बहस कर रहा है तो वो क्या कहे, तो विधायिका कहलाएगा। और जब वह कानून बन गया है तो अपने अपने क्षेत्र में, जैसे कृषि मंत्री है, जैसे उद्योग मंत्री है, जैसे रेल मंत्री है, अलग अलग मंत्री है, तो ये भी मंत्री जो है ये अब क्या कर रहे हैं, इस योजना को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। फिर ये क्या बन गए, तो ये आपको बन गए साथियों कार्यपालिका। क्लियर है, इतना आपको याद रखना है। चलिए और आगे बढ़े बिना देर किए, इतना बस आपको याद रखना है ये सारे बातें। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, देखिएगा यहाँ पे कहता क्या है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ये क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का क्या कार्य है, इसको थोड़ा आप लोग समझिएगा। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बीच में क्या कार्य है, कैसे इन दोनों का समन्वय बनता है। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था होती है, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखना है, प्रधानमंत्री किसको चुने जाते हैं, तो याद रखना है प्रधानमंत्री वो होते हैं जो कि बहुमत, लोकसभा में बहुमत किए हुए व्यक्ति, बहुमत प्राप्त किए हुए व्यक्ति जो होते हैं, बहुमत प्राप्त किए हुए पार्टी जो होते हैं, उस पार्टी में से एक व्यक्ति को चुना जाता है जिसको प्रधानमंत्री कहा जाता है, जो कि लीडर होते हैं उस पार्टी के। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि कहेगा गुरु जी प्रधानमंत्री के लिए क्या प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो कहेगा नहीं, ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं होता है। हाँ, किसके लिए होता है, तो हम आपको बताए ना, सांसद के लिए होता है, ठीक है, किसके लिए होता है, सांसद के लिए होता है। और यही जो सांसद है, इन सांसदों में से एक व्यक्ति को चुनकर क्या कर देता है, तो इसको प्रधानमंत्री का नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना। चलिएगा आगे, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्ति करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। हम शुरुआत में ही आपको बता दिए हैं कि जो अपने देश में, जो अपना भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति है, यह क्या है, तो एक नाम मात्र का पुतला है। इनका कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना। इनको हटा भी दिया जाए तो भारत ऐसे देश में कोई नुकसान
नहीं होगा। लेकिन बस नाम मात्र का एक प्रकार से आपको याद रखना है कि अपने देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इनको जाना जाता है, राजा के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, तो इनको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति चुनाव में बहुमत वाली पार्टी या फिर पार्टियों के गठबंधन के नेता के ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अगर वे किसी पार्टी या फिर गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना है। अब यहाँ पे एक बात आपके मन में आ रहा होगा या फिर आपको थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे। देखिए, ऐसा बहुत एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा भारतीय इतिहास में, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना होगा, समझिएगा बातें। देखिए कह रहा है क्या यहाँ पे, इसको समझना है थोड़ा सा आपको। कहता है यहाँ पे, देखिए, अगर किसी पार्टी या फिर किसी गठबंधन को बहुमत हासिल ना हो तो ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना हो। मतलब कभी कभी हम लोकसभा चुनाव में यह भी देखते हैं कि दोनों पार्टी को जो है समान बहुमत हासिल है, समान मत मिला है। अब ऐसे परिस्थिति में जो राष्ट्रपति हैं उनके सामने प्रश्न उठता है कि वह जो है किसको बहुमत हासिल दे, किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करे, क्योंकि दो पार्टी है यहाँ, या फिर हम कह ले अलग अलग दो पार्टी है जिसको दोनों प्रकार के जो है बहुमत दोनों को हासिल है। तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे, तो इस परिस्थिति में जो राष्ट्रपति हैं ये अपने विवेक के आधार पर, अपने जो है नॉलेज के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यह डिसीजन लेते हैं कि दोनों संगठन में से, दोनों पार्टी में से वह लीडर जो कि लगता है कि आने वाले समय में यह बहुमत हासिल कर सकता है, इसका जन प्रतिनिधि अधिक है, तो उसे जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। परंतु याद रखना है यहाँ पे आपको कि 6 महीने के अंदर में जो है इसको बहुमत हासिल करना होगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, नहीं तो राज्य में जो है आपको इमरजेंसी लग सकते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री कार्यालय तय नहीं होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है यह तय नहीं होता है। वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या फिर गठबंधन का नेता है। ठीक है, जब तक रह सकता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री जो है आपको क्वेश्चन पूछ लेगा फंसाने के लिए कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, क्योंकि हर वर्ष आपको पता होगा कि लगभग जो है राजनीतिक पार्टी जो है इसमें आपको 5 वर्ष ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो कि प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं है, जब तक इसका पार्टी चल रहा है, जब तक इसको लोकसभा में बहुमत हासिल है तब तक यह प्रधानमंत्री रह सकता है। ठीक है ना, हाँ इतना तो आपको हमको भी पता है और आपको भी पता है कि 5 वर्ष का अवधि है, क्योंकि भारतीय संसद के लिए है ना कि प्रधानमंत्री के लिए है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़े। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्री को नियुक्ति करता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है कि जैसे हम देखते हैं मंत्री परिषद, ठीक है ना, प्रधानमंत्री तो बन गए, अब उसको मंत्री परिषद भी तो चाहिए ना जी, देश को चलाने के लिए मंत्री परिषद भी तो चाहिए। तो इन मंत्रियों को जो है आपका चुनाव यह जो है राष्ट्रपति तो करते हैं, परंतु किसके सलाह पर, तो प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री आपको बना दिया जाए फॉर एग्जाम्पल, तो आप उन व्यक्तियों को चयन करेंगे जो कि आपके नजदीकी हैं, जो कि आपके साथ उनका समन्वय अच्छा बैठता है, आपके बातों को वो मानते हैं। ऐसे लोगों को जो है मंत्री परिषद में शामिल किया जाता है और उनको अलग अलग विभाग दे दिया जाता है उनकी योग्यता के आधार पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मंत्री अमूमन उस पार्टी का या फिर गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होता हो। प्रधानमंत्री मंत्री के चयन के लिए स्वतंत्र होता है बशर्ते वे संसद के सदस्य हो। ठीक है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री उसे ही आपका अपना मंत्री चुन सकता है जो संसद का सदस्य हो। ठीक है, कभी भी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है जो कि संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस पर व्यक्ति मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर क्या हो, तो संसद में दोनों सदनों से किसी एक सदन में सदस्य चुनना चाहिए। ठीक है ना, ये भी आपको जो है एक याद रखना चाहिए। ठीक है ना, एक यहाँ पे ये भी बात आपको याद रखना चाहिए। कह देगा कि प्रधानमंत्री जो है आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, प्रधानमंत्री वैसे व्यक्ति को मंत्री चुनता है जो कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन कितने वर्ष, कितने अवधि तक उसे किसी भी जो है सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है, तो कहेंगे गुरु जी उसको जो है आपको कि जो है उसको जो उस व्यक्ति को जो है लगभग
6 महीने के भीतर जो है क्या होना चाहिए, तो उसको किसी भी दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। ठीक है ना। मंत्री परिषद उस निकाय का सर, सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन विभिन्न प्रकार के स्तरों के 60 से 80 मंत्री होते हैं, तो आप इस प्रकार से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि ये सब जो टॉपिक है बीच में अगर स्टार्ट कर दिया जाए तो छोड़ना भी उचित नहीं लगता है। अगर छोड़ दिया जाए तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि छोड़ना भी उचित नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया गया है इसको फोटो के माध्यम से। चलिए, कैबिनेट मंत्री। अब ये कैबिनेट मंत्री कौन है साथी? तो कैबिनेट मंत्री जो है, यह देखिए मंत्रिमंडल जो है, मंत्री परिषद जो है, यह भी अलग अलग होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री, अब ये कैबिनेट मंत्री वो होता है जो प्रधानमंत्री के जो है सबसे करीबी लोग होते हैं। ठीक है ना। सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के नाम के पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। यह इस तरह के कैबिनेट परिषद जो है शीर्षक समूह में जो है करीब 25 मंत्री होते हैं। जैसे हम अगर बात कर ले कैबिनेट मंत्री, फॉर एग्जांपल सीधा सीधी समझिएगा, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो लोग होते हैं जो कि देश के सबसे बड़े बड़े मंत्रालय का जो है भागडोर उनके हाथों में होता है। याद रखेंगे, देश के जो है बड़े से बड़े मंत्रालय का भागडोर जिनके हाथों में होता है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। जैसे हम कह लें रेल मंत्री हो गया, आपका वित्त मंत्री हो गया, आपका गृह मंत्री हो गया, ये सारे जो है आपका कौन है, तो ये कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अस्तर प्रभार वाले राज्य मंत्री, ये क्या है, तो अमूमन छोटे मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाते हैं पर कैबिनेट मंत्री की जो है बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। अब राज्य मंत्री कौन है, तो राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री से जुड़े होते हैं और उसकी सहायता करते हैं। क्योंकि सारे मंत्री के लिए नियमित रूप से जो है मिलकर हर बात पर चर्चा और व्यवहारिक रूप करना होता है, तो ये राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, आपको बता दिए ना, मंत्री परिषद जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री। ये सबका अलग अलग कार्य भी होता है, तो आपको ये बातें याद रखना है। चलिए, इस प्रकार से आपको यहाँ सारे बातें याद रखना है साथियों। कल के क्लास में हम प्रधानमंत्री के अधिकारों के बात करेंगे। उसके बाद हम आपको यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। फिर हम आपको आगे बात करेंगे कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति का क्या कार्य है, न्यायपालिका क्या है, ये सारे बात आगे हम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपका बहुत मजा लग रहा होगा इस सेशन में, मजा आ रहा होगा, आपको बहुत अच्छे ढंग से चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है साथियों, याद रखना है, अगर आप हमसे अदर सोशल मीडिया पे भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पे, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको साथियों लेटेस्ट अपडेट, एग्जाम के नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल और क्लासेस के अपडेट, साथ में आप हमसे डायरेक्ट जुड़कर अपने एग्जामों के बारे में या फिर आप किसी प्रकार का क्वेरी हो तो आप हमसे मिलकर जुड़कर बातें भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि साथी आज का क्लास बहुत मजा आया होगा और आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यह रिक्वेस्ट ये है कि आप हमें फीडबैक जरूर दें। आपका फीडबैक ही हमारे लिए सबसे बड़ा पूंजी है, जो कि हमें पता चलता है कि आपको पसंद आ रहा है या फिर नहीं, आपको क्या क्वेरी है, क्या आपको चीजें मुझसे आप क्या अपेक्षा करते हैं, ये सभी बातें अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लाइक करिएगा साथी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।